हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो चलिए आइए, जो हम आईएएस 2015 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, तो हमने 16 तक कर लिए थे। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मतलब 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचार में बार-बार देखा गया? यानी ये 2015 में करंट में रहा था। तो कहाँ पर प्रकोप था इसका, ये बताना था। तो गिनी, सिएरा लियोन और लाइबेरिया था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो पहला स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न के रूप में किया जा सकता है। ये भी सही है। और फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त तत्व नहीं होते। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ड्यूगोंग मैं आपको बता दूं, इसका हिंदी जो है ड्यूगोंग, ये समुद्री गाय होती है। पहला स्टेटमेंट है, यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। तो तो ये पूरे समुद्र तट के साथ तो नहीं पाया जाता। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त। तो इनमें से जो सही है वो है आपके, आप जानते ही हैं, तीनों के तीनों आलोचक थे ये। तो आंसर हो जाता है डी। विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? यानी कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो बताइए आप। इसे जारी करता है विश्व बैंक। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात को 50 आधार अंक यानी बेसिक पॉइंट कम कर देता है, तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना रहती है? तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना संभव कर दिया है। तो ये बिल्कुल सही है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार में एक बड़ा योगदान दे सकती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही आंसर इसके सही हैं। ये लक्ष्ययुक्त औषधि प्रदान करना क्या होता है, मैं आपको बता दूं। जैसे आपके घुटनों में दर्द है, तो हम जो टैबलेट खाते हैं तो वो क्या करती है, सारे शरीर पर इफेक्ट करती है। तो लक्ष्य युक्त औषधि का मतलब ये नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाएगा इंजेक्शन, और वो क्या करेगा, घुटने में जहाँ पर मर्ज है वहीं एक तरह से दवा का प्रयोग करेगा, जिससे बाकी शरीर को जो इफेक्ट होता है वो नहीं होगा। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? आंसर है राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो ये आपको पता ही है, गंगा की डॉल्फिन है ये। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। ये बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलितों के वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की थी। तो ये तीनों ही अपने आप में गलत हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी चाहती थी कि वो असेंबली में, मैं आपको बताता हूँ, असेंबली में
प्रवेश कर जाए और उससे क्या होगा, असेंबली में घुस के यानी कि विधानसभा में जाके ब्रिटिश सरकार का विरोध करे वहाँ पर, ये चाहती थी। तो ये आंसर था, वैसे उसका आंसर इनमें से कोई नहीं है क्योंकि ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला स्टेटमेंट है, राज्यसभा में धन विधेयक या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। तो आपको पता ही है, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा को केवल 14 दिन तक धन विधेयक को रख सकती है अपने अपने पास, उसके बाद तो ये पास माना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती, चर्चा हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो आंसर है पहला और दूसरा केवल सही है इनमें। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से प्रभावित किया? तो ये आपको पता ही है, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को इसमें प्रभावित किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। निम्नलिखित में से सारे ही आए थे, वो मैं गलती से भूल गया। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो जो है औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक जो है निकालता है। इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा फॉर्मेट आपको पता पड़ जाएगा, जो भी नए हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और न्यूज़पेपर में कहाँ से पकड़ करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसी से पता पड़ेंगी। इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन पेपर देखना और सिलेबस देखना। और मैं आपको बार बार क्वेश्चन पेपर बताता रहूँगा और सिलेबस के बारे में भी बताता रहूँगा, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है और यही नहीं करते हैं लोग, इस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिल पाती है उन्हें, ये मान के चलिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिण ध्रुव पर स्थित एक कण संसूचक आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो यह आइस क्यूब क्या था, थोड़ा सा देखते हैं इसे। यह विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में एक घन किलोमीटर घेरे वाला न्यूट्रिनो संसूचक यानी न्यूट्रिनो डिटेक्टर है। ये बिल्कुल सही है। यह डार्क मैटर की खोज के लिए बनी शक्तिशाली दूरबीन है, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है, यह बर्फ में गहराई में दबा हुआ है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लासेस शब्द प्राय समाचारों में रहते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, पीस और पीस पीस क्लॉज, तो ये हैं क्या एक्चुअल में, ये किससे संबंधित मामले हैं? तो ये आपको पता है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है ट्रेड से संबंधित है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाएंगे। ट्रेड क्या है? व्यापार, विश्व व्यापार संगठन, तो इसका आंसर है विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, निकट क्षेत्र संचार यानी एनएफसी प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? पहला स्टेटमेंट है, यह एक संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, एनएफसी उन युक्तियों यानी डिवाइसेस द्वारा उपयोग के लिए अभिकल्पित किया गया है जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर भी स्थित हो सकते हैं, ये गलत है आपका। तीसरा स्टेटमेंट है, संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण का उपयोग कर सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया 1 और 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल है और करंट में रहा था ये, इस वजह से ये आया था। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में ज्यादातर समाचार पत्रों में रहता है? तो ये है आपका आंसर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में, सीरिया के अंदर था ये गोलन हाइट्स, तो इस वजह से ये, और सीरिया में आपको पता है आईएसआई का जो खतरा बना हुआ है, इस वजह से ये करंट में रहा था, इस वजह से ये यूपीएससी ने पूछ लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें एग्जाम में जी। धन्यवाद।